हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, चैप्टर नंबर 9 अधिगम का मूल्यांकन। साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे। साइकोलॉजी में इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। आप लोग भी साथ साथ में आंसर्स को लगाते जाइए। कितने आंसर आपके सही होते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि राधिका अपनी क्लास को एक भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर के उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। तो यह प्रक्रिया क्या है? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए अधिगम या मूल्यांकन का अधिगम। तो जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब उसके बारे में मूल्यांकन होता है तो उसे बोलते हैं अधिगम का मूल्यांकन। तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर भ्रमण पूरा हो चुका है। एक का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देता? मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा कौन सा चीज़ है जो नहीं देता है? विद्यार्थियों को आंतरिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए बोलना, विद्यार्थियों के लिए जोखिम उठाने का सुरक्षित वातावरण तैयार करना, विद्यार्थियों को पढ़ाए गए विषय के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना, या जितना संभव हो सके विद्यार्थियों की जांच करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है कि चाहे कितने भी बार विद्यार्थियों की जांच कर लो लेकिन वह मापन के रूप में अधिगम को बढ़ावा नहीं देगी। बाकी ये 3 बातें हैं जो बढ़ावा देती हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अधिकतम अधिगम के लिए सबसे उचित क्या है? शिक्षक को स्वयं और विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। एक समान विद्यार्थियों के जोड़े बनाकर क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता को आसान बनाया जाना चाहिए। अध्यापक को अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए केवल एक ही अधिगम शैली को प्रयोग में लाना चाहिए, या फिर एक ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों को मतभेद से बचाने के लिए एक ही क्लास में रखना चाहिए। तो अधिकतम जो अधिगम है उसके लिए सबसे उचित उपाय क्या होगा कि एक टीचर को स्वयं और विद्यार्थियों की जो ज्ञानात्मक शैली है उसकी पहचान करना, क्योंकि एक अध्यापक है वो अपने छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना की पहचान अच्छे से कर सकता है जिससे कि अधिगम के लिए अच्छे से अच्छा वातावरण तैयार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की गलतियां निकालना? बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों की उपलब्धियां मापना? ये भी नहीं हो सकता। यह निर्णय करना कि क्या एक विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अधिगम की कमियों का पता लगाना और उन्हें दूर करना। तो 4 में ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षार्थियों में उनकी अधिगम संबंधी कमियों से उन्हें अवगत कराना है। एक अच्छा मापन यह है कि जिसे विद्यार्थी पसंद करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? आंकड़ों का उपयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट बनाना, समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु नई पद्धति तैयार करना। तो जो ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को याद करने या फिर रटने की अपेक्षा शिक्षा में चिंतन के उच्चतम स्तर जैसे कि अवधारणाएं हुई, प्रक्रिया हुई, सिद्धांतों का विश्लेषण हुआ और मूल्यांकन हुआ, इनको बढ़ावा देने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है कि समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सही 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका उल्टा भी हो सकता है। संकलनात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि मूल्यांकन अधिगम का सतत और अभिन्न भाग है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना है, या फिर रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो मूल्यांकन जो है वो शिक्षार्थियों में सुधार करने के लिए होता है, ना कि उनको जांचने के लिए, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी निहित है और ऐसा होना भी चाहिए। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक मूल्यांकन और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 है अभी कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन, या फिर पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन सही है। शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो अधिगम स्तर है और अलग अलग चिंतन प्रक्रिया वाले छात्रों से क्लास में जो विविधता आती है उससे व्यक्तिगत अंतर होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है। मतलब इन चारों सिद्धांतों में से किस सिद्धांत के द्वारा व्यापक शब्द को छोड़ करके या समर्थन नहीं किया गया है, बाकी से किया गया है। तो चारों सिद्धांतों को आप समझेंगे जब तब देखेंगे। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE की योजना में जो व्यापक शब्द है वो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया गया है उसके द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत वास्तव में कंप्यूटर सादृश्यता पर आधारित है। इसीलिए 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाली जगह में इन चारों में से किसी एक को फिल करना है। तो किसके अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। ये चारों में से कौन सी जो टेक्निक हैं जो कि मतलब जो नहीं करती है चिंता को दूर करने का प्रयास, बाकी के सभी करती हैं। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सही मालूम चलेगा, क्योंकि परिणाम के संबंध में आप अगर कितना भी सोच लें उससे आपकी परीक्षा के बारे में चिंता कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा ही होगी। तो 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर अभी विचार करते हैं कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस स्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बच्चों का बुद्धि स्तर कम है, या बच्चों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को आपकी क्लास में प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, या बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त ही नहीं की है और आपको अपने अध्यापन पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही होगा, क्योंकि अगर त्रुटियां आ रही हैं, गलतियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों का बुद्धि लेवल कम है। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बच्चों की समझ में ही नहीं आ पा रही हैं। तो हमें अपने पढ़ाने का जो तरीका है उस पर विचार करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे, आपके कितने आंसर सही हुए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप अगले चैप्टर जो कि है उपलब्धियों का मूल्यांकन, उसे आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।